अंबाला के नारायणगढ़ में आयोजित विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के संकल्प को भी विपक्ष के नेताओं ने भी माना। राष्ट्रीय सूचना केंद्र हरियाणा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक अनूठी मोबाइल ऐप और वेबसाइट की तैयार। ऐप के माध्यम से मतदाता को पोलिंग बूथ पर कतार में नहीं करना पड़ेगा इंतजार। करीना स्कूल बस हादसे के बाद मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने सभी जिलों के उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों के साथ की बैठक। स्कूल वाहनों से संबंधित दिए गए आवश्यक निर्देश। और पलवल में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने अनाज मंडियों का किया औचक निरीक्षण। गेहूं की खरीद, उठान और किसानों के भुगतान के संबंध में ली अहम जानकारी। नमस्कार, मैं हूं पायल सिंह। अब समाचार विस्तार से। अंबाला के नारायणगढ़ में भाजपा द्वारा विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान अंबाला लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया भी मौजूद रही। इस अवसर पर कई लोगों ने भाजपा का दामन थामा, जिनका मुख्यमंत्री ने पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विजय संकल्प रैली में जनता का जो समर्थन मिल रहा है वो डबल इंजन सरकार की नीतियों का असर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार ने मिलकर जनता के लिए काम किया है। गरीब व्यक्ति तक सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। लोग इस बार खुद ही बोल रहे हैं कि अब की बार भाजपा 400 के पार। कांग्रेस के बड़े नेता भी ये समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये डबल इंजन सरकार की नीतियों का परिणाम है। 10 वर्षों में जो काम किए हैं, गरीब व्यक्ति तक जो लाभ पहुंचा है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंचा है। इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और हमारी हरियाणा सरकार ने मिलकर के काम के ऊपर विश्वास किया है, ईमानदारी से काम किया है दोनों सरकारों ने। और दोनों सरकारों ने योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। लोगों की एक ही आवाज़ है कि अब की बार 400 पार। और इस बात को लेकर के जो कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, आज वो भी इस बात को अंदर खाते स्वीकार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार कहकर सत्ता में आई, वो तो कांग्रेस से भी ज्यादा भ्रष्टाचारी निकली। पूरा देश जानता है कि 2014 से पहले कांग्रेस ने बड़े बड़े घोटाले करके देश को लूटने का काम किया है। पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कहते थे कि कांग्रेस पर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन आज वो खुद जेल में बंद हैं। वो आई थी कि हम कट्टर ईमानदार हैं, वो कांग्रेस से भी बड़े भ्रष्टाचारी हैं। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने 2014 से पहले किस प्रकार से बड़े बड़े घोटाले करके देश को लूटने का काम किया। और सबसे पहले इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने कांग्रेस को ही जब्ती पाली, जिसको वो मंचों से बोलता था कि इसकी ईडी से जांच होनी चाहिए, इसकी CBI से जांच होनी चाहिए और ये भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो मंच से बोलता था, परंतु वो स्वयं उसके अंदर लिप्त हो गया, वो भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो गया। अब भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई, अरे जेल के अंदर है, इनको बोलने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र हरियाणा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक अनूठी मोबाइल ऐप और वेबसाइट तैयार की है, जिसका प्रयोग करके मतदाता पोलिंग बूथ पर लगी मतदाताओं की लाइन का पता लगाकर अपनी सुविधा के अनुसार वोट डालने के लिए बूथ पर जा सकते हैं। करनाल में NIC के तत्वाधान में सभी BLO को इस ऐप का प्रयोग करने हेतु प्रशिक्षण भी दिया गया है। NIC के संयुक्त निदेशक कमल त्यागी ने बताया कि इस ऐप को चुनाव आयोग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसको वोटर्स इन क्यू का नाम भी दिया गया है। इसके अलावा eqmshry.nic.in के नाम से वेबसाइट भी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि ऐप पर मतदाता जब अपने एरिया व पोलिंग बूथ का नाम व पता फीड करेगा तो उसे एक OTP मिलेगा, जिसका प्रयोग करके वह बूथ पर सीधे BLO से जुड़ सकता है। इसके बाद BLO ऐप पर बताएगा कि इस समय वोट डालने के लिए कितने लोग कतार में लगे हुए हैं।
कमल त्यागी ने बताया कि अभी यह प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में इसे सभी विधानसभा क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। प्रारंभिक ट्रायल के रूप में अभी करनाल सहित गुरुग्राम, रोहतक, बहादुरगढ़, कैथल, झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल, नूह, पलवल, फरीदाबाद, बड़खल, पंचकूला, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, यमुनानगर, थानेसर, पानीपत और सोनीपत विधानसभा क्षेत्रों में इस ऐप को शुरू किया गया है। उनको जो खड़े होकर परेशानी झेलनी पड़ती थी धूप में या बरसात हो रही है तो उस वक्त, तो वो उस सब चीज़ों से वो बच सके और अपने समय का सुनिश्चित करके जाएं कि इतने समय में मैंने करके वोट कास्ट करके आना है, वो कर सकेंगे। तो इसमें आप सिंपली जो ऐप के अंदर EQMS के नाम से है ये ऐप, जिसका वेब लिंक है https eqms.hry.nse.in और EQMS मोबाइल ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। पूरे भारतवर्ष में पहली बार हरियाणा में ही प्रयोग किया जा रहा है। सीओ हरियाणा द्वारा ये पहला स्टेप लिया गया है और इसको आज अभी हरियाणा के सभी अर्बन बूथों पे 90 जो हमारी विधानसभा क्षेत्र हैं उनके अर्बन बूथों पर इसको लागू करने की पहली बार पायलट बेसिस पे करा गया है। वहीं नागरिकों ने कहा कि यह हरियाणा चुनाव आयोग का अच्छा कदम है। इससे उनका समय बचेगा और वह ऐप में बूथ की स्थिति को देखकर आराम से अपना वोट डाल सकते हैं। नागरिकों ने सभी से अपना मतदान करने की अपील भी की। इसमें हमें ये फायदा रहेगा कि हम पोलिंग बूथ पर भीड़ देख सकते हैं, कितने लोग खड़े हैं, उस भीड़ के हिसाब से आप अपनी वोट डालने जा सकते हैं। हर आधा घंटे बाद ये ऐप जो है वो अपडेट कर देती है। हाँ, मैं सभी भारतवासियों से अपील करूंगा कि आप खुद भी अपनी वोट डालिए और दूसरों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित कीजिए। क्योंकि लॉन्च हुई है, इसका बहुत ज़्यादा फायदा है हमें। इसका फायदा ये है कि हम अपने घर पे बैठे ही ये देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। इससे पहले हम जाते थे तो हमें 1 घंटा या 2 घंटा वेट करनी पड़ती थी और कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता था। इसलिए हम अपने घर पे बैठे ही इस ऐप को देख सकते हैं कि वहाँ पर कितनी भीड़ है, कितनी लाइन है और उसके अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पे जाके अपनी वोटिंग कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचकुला के सेक्टर 26 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत टीजीटी प्रियंका शर्मा को लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए जिला आइकॉन नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि प्रियंका शर्मा हरियाणा रोलर स्केटिंग टीम की 10 बार कैप्टन रह चुकी है। उन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक भी जीते हैं। सन 2019 में प्रियंका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पोषण अभियान की जिला ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी है। जिला आइकॉन प्रियंका ने डीडी न्यूज से बातचीत में कहा कि जिला प्रशासन ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसमें वे पूरा सहयोग देंगी और वोट प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह से प्रयास करेंगी। वे विशेष तौर से 85 वर्ष से अधिक आयु वाले वोटर, दिव्यांगों और नए मतदाताओं को वोटिंग के लिए प्रेरित भी करेंगी। उन्होंने सभी से लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने की अपील की है। जिम्मेदारी दी है कि मैं पिछली बार के वोटिंग परसेंटेज को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए लोगों का इसमें बढ़ चढ़कर वह हिस्सा लें और अपना कीमती वोट जो है वो जरूर डालें। मेरी यह जिम्मेदारी रहेगी कि मैं 85 साल की उम्र से जो ज्यादा के लोग हैं, बहनें, माताएं, दिव्यांग लोग इस चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जो लोग पोलिंग बूथ तक नहीं भी आ सकते, मैं खुद उन तक जाके यह इंश्योर करूंगी कि वो अपना कीमती वोट जो है वह जरूर दें। आने वाला युवा है, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, वह अपना कीमती वोट जरूर दें, क्योंकि आने वाला जो उनका भविष्य है उसकी चाबी आज उन्हीं के हाथों में है। तो अपने भविष्य को और ज्यादा उज्जवल बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है। वोट डालें, जरूर डालें। उधर जींद में चुनाव विभाग द्वारा पद्मश्री एवं हरियाणवी संस्कृति के वाहक महावीर गुड्डू को लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करने हेतु जिला आइकॉन बनाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी आगामी लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा जरूर बने। लोगों के द्वारा किए गए मतदान से ही एक अच्छी सरकार बनेगी। ये चुनाव है, उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। सभी चाची, ताई, बहन, भाई, बुजुर्गों से, सभी से और युवाओं से अपील है कि आप इस संसदीय चुनाव के अंदर 2024 में बढ़ चढ़ करके भाग लें। आपके मतदान से ही
अच्छी सरकार बनेगी। आप अपने मत का प्रयोग कीजिए, अच्छी सरकार बनाइए और मतदान करना ना भूलिए। आपका मतदान पर स्वागत करता है महावीर गुड्डू। फरीदाबाद में आज कांग्रेस और जेजेपी पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब इन पार्टियों के नेता अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा और जिला अध्यक्ष राजकुमार वोहरा की अगुवाई में कांग्रेस नेता राजू धारीवाल व बल्लभगढ़ से जेजेपी नेता सुनील शास्त्री ने भाजपा का दामन थामा। इस मौके पर उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा ने भाजपा में शामिल हुए लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाजपा इस बार 400 पार के नारे को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा की जनता भाजपा प्रत्याशी कृष्ण पाल गुर्जर को 10 लाख से ज्यादा मतों से ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम भी करेगी। बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजकुमार ने सभी को बैसाखी की शुभकामनाएं देते हुए पार्टी में शामिल हुए नेता व कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी किया। कार्यक्रम में बैसाखी के दिन, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने बल्लड़ के जो दूसरे दलों में थे, आज भगदड़ सबने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की शुरुआत की है। और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का जो सपना है, और जो उनका सपना है, लोकसभा के लोगों का जो सपना है, जिनने कहा 10 लाख पार, और वो सपना साकार होगा कि जिस तरह से हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है, एक ही बात कहता है कि 10 लाख पार। हर जन भाजपा, हर मन भाजपा, हर तन भाजपा, जिसको हम अपने सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं। बल्लभगढ़ के सभी लगभग कार्यकर्ता जो राजू जी के साथ, सुनील जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, और साथ में भरोसा भी दे रहे हैं कि 10 लाख के पार नारा पूरा करने के लिए हम अपना तन मन धन पूरा सहयोग करेंगे, और नरेंद्र मोदी जी के जो 400 पार का नारा है उसको पूरा करने में अपना सहयोग देंगे। वहीं कांग्रेस नेता राजू धारीवाल ने अपनी टीम के साथ भाजपा का दामन थामते हुए कहा कि वह पार्टी में अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी। कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस में पिछले 10 साल से जिला अध्यक्ष तक नियुक्त नहीं हो पाए। इस मौके पर जेजेपी के जिला महासचिव सुनील शास्त्री ने कहा कि वे पिछले 4 साल से जेजेपी पार्टी में काम कर रहे थे, लेकिन वहां उन्हें कोई मान सम्मान नहीं मिल पाया। इस पार्टी में मैं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था काफी समय से। वहाँ एक तो पार्टी का कोई संगठन नहीं है, संगठन ना होने के कारण हमारे कार्यकर्ताओं जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का कोई वहाँ वजन नहीं था। किसी बात में हमारी वहाँ कोई सेवा, कहीं कोई काम कर लिया, इसके पास चले गए, उसका बुरा बन गए, उसके पास चले गए, ये बड़ी दिक्कत थी कांग्रेस। मुझे तो ये थी पार्टी की सेवा करनी है, किस रूप से तो करूँ। वहाँ तो गुटबाजी इतनी है, किसी के पास चले गए दूसरा बुरा मान जाता है, उसके पास चले गए वो बुरा मान जाते हैं। जिम्मेदारी थी आप पे कांग्रेस में? नहीं, मेरे पास, मैं केवल कार्यकर्ता था जी पार्टी में। जेजेपी जो छोड़ने की मेन वजह रही कि मैंने देखा कि मैं पिछले 4 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ था, और 4 साल में देखा कि मुझे किसी तरीके का कोई मान सम्मान के, जैसे पार्टी के हम कार्यकर्ता रहे, पदाधिकारी भी हैं, हमें जाना और किसी तरीके की हमारी बात को कोई तवज्जो नहीं दी। मेरी जितनी टीम है, मेरे 15-20 साथी हैं, मैं सबके साथ शामिल हुआ। आगामी 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से करवाने के लिए नूह पुलिस के अधिकारियों व आईटीबीपी के जवानों ने आज उप पुलिस उपाध्यक्ष अजायब सिंह व डीएसपी सुरेंद्र कुमार के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने आमजन को निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश दिया। थाना सदर नूह के प्रबंधन चंद्रभान ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस के अधिकारी व सुरक्षा बलों के जवान पूरी तरह से सतर्कता बरतें। उन्होंने कहा कि फ्लैग मार्च से जहां आम आदमी में सुरक्षा की भावना पैदा होगी, वहीं पर वे बिना किसी भय के मतदान कर सकेंगे। चुनाव के दौरान आम आदमी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके उनका सहयोग लिया जाएगा और उपद्रवियों व असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अंदर जो संदेश देने का एक काम किया गया है कि आप बिल्कुल निर्भीक निडर होकर के अपना चुनाव में मतदान करें। आपके ऊपर कोई भय, फियर, किसी प्रकार का कोई लोभ लालच प्रलोभन नहीं है। आप अपना जो चुनाव है उसको बिल्कुल शांतिपूर्वक और निर्भीक और निडर होकर के वोट दें। जिस भी पार्टी को, जिस भी कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। श्रीमान एसपी साहब के निर्देश पर ये फ्लैग मार्च हमने आज शुरू किया था शहर नूह से, और शहर नूह से होते हुए मेवली, मुरादाबाद, आपका बाई, मालव, दिहाना, बाई का डंडा, और उधर होते हुए आपका टैरकपुर, बाबूपुर, सूडाका, कैराका, बैसी, अल्दोका से अपना सलम्बा से घासेडा।
परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कल चंडीगढ़ में कहा कि सरकार कनीना स्कूल बस हादसे पर पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों के वाहनों का फिटनेस परीक्षण किया जाएगा। साथ ही स्कूली वाहनों में अल्कोहल मीटर लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार, अभिभावक व स्कूल प्रबंधन की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने सभी स्कूलों में सहयोग का भरोसा दिया है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है। मुस्तैदी से इस हादसे को देख के लगातार काम कर रहा है। चाहे एक अधिकारी को सस्पेंड करने की बात हो, एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी गठित करके उसकी रिपोर्ट 3 दिनों में प्रस्तुत टाइम बाउंड इंक्वायरी करने की बात हो, और 20 तारीख से एक अभियान पूरे स्कूलों की जो व्हीकल्स हैं उनके फिटनेस का वो चलाने की बात हो। कल हमने ये भी कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके नाते सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गवर्नर भी इंश्योर किए जाएंगे, और हम एल्कोमीटर के ऊपर भी विचार कर रहे हैं कि स्कूल वाले जो हैं एक एल्कोमीटर का प्रोविजन रखें। ड्राइवर ने एल्कोहल ले रखी है नहीं ले रखी, 2 टाइम उसका दिन में टेस्ट हो। इन सब बातों के ऊपर जो है विचार चल रहा है और बड़ी मुस्तैदी से इस चीज को निपटेंगे। देखिए, स्कूल इन्वॉल्व रहेगा सारे प्रोसेस में। अब स्कूल वाले, ट्रांसपोर्टर और पेरेंट्स के ऊपर सीधी बात नहीं, सबका एक ये सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते ही हम सारा काम कर रहे हैं। बिल्कुल होगी 20 तारीख के बाद से, और लगातार भी शुरू भी कुछ हुई है। 20 तारीख से इसको लगातार रूटीन में रखेंगे। और मुझे लग रहा है कि मेरे पास कई स्कूल वालों के ही फोन आए, वो भी कहते हैं कि जी बच्चे सबके साझे होते हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव टीवी एसएन प्रसाद ने कल चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने आगामी 10 दिनों में हरियाणा के प्रत्येक स्कूल बस और उनके फिटनेस मानक का निरीक्षण करने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी अधिकारियों को स्कूल प्रबंधन द्वारा अनफिट स्कूल बसों को नई बसों से बदलना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें स्क्रीनिंग करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल बसों में प्रशिक्षित चालक कार्यरत है भी या नहीं। नूंह के उपायुक्त धीरेन्द्र खटकड़ा ने कहा कि अगले 2 दिनों में जिले के सभी स्कूलों के वाहनों की गहन जांच की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि कनीना बस हादसे के बाद प्रदेश में सभी स्कूली वाहनों की जांच का कार्य तेजी से किया जा रहा है। आपके जिले के अंदर उन जो स्कूल के अंतर्गत अपना बच्चों को लाने ले आने का काम देखते हैं, उन सबको आप उनका फिटनेस चेकिंग करो। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जितनी आप जो और सुरक्षित वाहन पॉलिसी जो कि हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है, उसके अंतर्गत जो दिशा निर्देश हैं उनकी फुल कंप्लायंस भी कराओ। साथ ही साथ आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से भी बात करो कि वो अपने जो व्हीकल्स हैं तुरंत उनको चेंज करें। अगर कोई भी इसमें कोताही करता है तो संबंधित जो एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके अंदर प्लस जो हमारे स्कूल एजुकेशन की जो गाइडलाइंस हैं उसके अंतर्गत उनका वाहन तो अकाउंट होगा ही, साथ के साथ उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल। फिर हमने इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए आज नेक्स्ट 2 दिन के अंदर सभी जिले के अंदर जितने भी व्हीकल्स हैं उन सबका एसडीएम्स को दिशा निर्देश देकर चेकिंग करने को कहा है। पलवल में आज अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मार्केट कमेटी के अधिकारियों से अनाज मंडी में गेहूं की खरीद की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला आयुक्त, उपायुक्त नेहा सिंह, जिला सहित जिला प्रशासन के अनेक अधिकारी मौजूद रहे। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने कहा कि मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर निरीक्षण किया गया है। गेहूं खरीद को लेकर आढ़तियों और किसानों से भी चर्चा की गई है और खरीद के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मंडियों से गेहूं का उठान कार्य भी सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को फसल का भुगतान करने के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है। जैसे ही माल गोदाम में पहुंचेगा, उसके बाद किसानों को उनकी फसल का भुगतान ऑनलाइन से सीधे ही उनके बैंक खातों में कर दिया जाएगा। फसल कट चुकी है और उसका अराइवल मंडियों में हो चुका है, तो अब इस मंडियों से इस फसल को उठाने के लिए जो ठेका है उसको भी फाइनल किया जा चुका है और ठेकेदार को बुला के भी हमने बात करी है और वो भारी मात्रा में ट्रकों को लगा देंगे। और मैंने जिला प्रशासन को यही कहा है कि अगले 1 हफ्ते में जो है सभी मंडियों से हमारे जो जितना भी गनी बैग्स हैं जो भरे हुए हैं वो यहाँ से गोडाउनों में पहुँच जाने। जहाँ पे ये गनी बैग्स की कोई कमी है एक एजेंसी के पास तो दूसरी एजेंसी के पास है, तो उनको कहा है कि दूसरी एजेंसी से भी लेके उस गनी बैग की कमी को पूरा करें ताकि किसी भी तरह की किसान को माल को स्टोर करने में दिक्कत ना आए।
स्टोरेज के अलावा और पेमेंट्स का इशू है, उसमें भी प्रोसीजर अब बहुत अच्छा बन गया है सरकार की तरफ से कि जैसे ही माल गोडाउन में पहुंचेगा तो किसान के खाते में 1 दिन के अंदर जो है पेमेंट पहुंच जाएगी। हरियाणा में रबी सीजन 2024 के तहत प्रदेश की मंडियों में अब तक गेहूं की लगभग 25 लाख मीट्रिक टन और सरसों की लगभग 43 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई है, जिसमें से 7,452 मीट्रिक टन गेहूं व 20 से अधिक सरसों का अब तक उठान हो चुका है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक मुकुल कुमार ने पंचकुला में जानकारी देते हुए बताया कि 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं में से 60,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा, 88,000 मीट्रिक टन से अधिक हैफेड द्वारा व 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक हरियाणा वेयर हाउसिंग द्वारा व 853 मीट्रिक टन भारतीय खाद्यान्न कारपोरेशन द्वारा खरीदी गई है। वहीं पर 43 लाख मीट्रिक टन सरसों में से 38 लाख मीट्रिक टन से अधिक हैफेड द्वारा, 46,000 मीट्रिक टन से अधिक हरियाणा वेयर हाउसिंग द्वारा व बाकी भारतीय खाद्यान्न कारपोरेशन द्वारा खरीदी गई हैं। उन्होंने बताया कि गेहूं खरीद पर किसानों को अब तक 900 करोड़ से अधिक व सरसों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। 3,80,000 के आसपास लेवल हो चुका है। टोटल हमारी लिफ्टिंग है वो 45% हो चुकी है और लगभग 571 करोड़ की राशि जो किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की जा चुकी है इन ड्यू ऑफ द पेमेंट। बाकी सारी मंडियों के अंदर सभी भी इंतजाम जो भी हैं हमारी मंडियों के अंदर, चाहे वो रुकने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, लाइटिंग की हो, साफ़ सफाई की हो, वो दे आर इन प्लेस। और लगातार हम फील्ड ऑफिसर्स के भी टच में हैं कि कहीं भी कोई ऐसी कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो उसको उसी वक्त रिजॉल्व किया जाए। भंडारण की हमारे पास समुचित व्यवस्था है जिसके अंदर जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो फूड एंड सप्लाईज हो, हैफेड हो, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो या फिर FCI हो, तो हमारे पास सफिशिएंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 70-75 लाख MT जो गेहूँ आएगा उसकी वेयर हाउस हमारे पास सफिशिएंट है और इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो ट्रांजिट जो स्टोरेज होती है शेड्स के तहत वो भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वी आर सेफ एज फार एज स्टोरेज इज कंसर्न। बैसाखी का पर्व आज देश विदेश में पूरी धार्मिक श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में यह पर्व गेहूं की कटाई के मौसम और नए सूर्य साल की शुरुआत से संबंधित है। पंजाब, हरियाणा में यह पर्व गेहूं की फसल की कटाई से संबंधित होने के कारण खास भी है। लोग इस दिन विभिन्न जश्न मनाते हैं और नाच गाकर अपनी खुशी को साझा करते हैं। आज ही के दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में श्री आनंदपुर साहिब की धरती पर खालसा पंथ की स्थापना की थी, जहां पर इस समय सिख पंथ का तख्त श्री केसगढ़ साहिब सुशोभित है। अमृतसर दरबार साहिब में भी वैशाखी के अवसर पर श्रद्धालु नतमस्तक हो रहे हैं। प्रदेश के गुरुद्वारों को भी फूलों और रोशनी से सुंदर ढंग से सजाया गया है व गुरबानी कीर्तन का श्रद्धालु आनंद उठा रहे हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा है कि बैसाखी, विशु, विशुवा इत्यादि के शुभ अवसर पर मैं भारत और अन्य देशों में रह रहे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं संदेश देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह उत्साह से भरपूर पर्व है जो फसल की कटाई से संबंधित है। यह त्योहार हर किसी के जीवन में खुशियां लाए, क्योंकि यह अवसर सुंदर परंपराओं को संभालने का और एकता की भावना को बढ़ाने वाला है। फतेहाबाद के गुरुद्वारा सिंह सभा में खालसा साजना दिवस के संबंध में श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डाला गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु नतमस्तक हुए। बैसाखी के अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए गए व साथ ही लोगों ने नशा मुक्ति के खिलाफ संकल्प भी लिया। गुरुद्वारा सिंह सभा कमेटी के सदस्यों ने खालसा स्थापना दिवस की महत्ता बताई और इस अवसर पर लगाए गए चिकित्सा शिविर के बारे में बताया गया कि यहाँ पर 200 मरीजों की जांच करके उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी गई हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में नशा बड़ी समस्या है और नशा मुक्ति के बारे में श्रद्धालुओं ने जागरूकता अभियान चलाने का प्रण भी लिया है। गोबिंद सिंह महाराज जी ने पंज प्यारे सजा के सिंह सजाए सन, जिस करके विसाखी का दिहाड़ा मनाया जाता है और इस दिन तो फसलों की कटाई शुरू हो जाती है। इस करके भी हर्षोल्लास नाल ਇਹਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ, ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੇ धार्मिक कार्य नाल सामाजिक कार्य किए जाए। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने बैसाखी और खालसा स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के बाद एकता और भाईचारा बढ़ाने व नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने की शपथ ली है। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੱਡੇ ਪੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਏ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक कलंकित घटना है। जलियांवाला बाग आजादी के इतिहास की वो घटना है जिसके बारे में सोचने पर भी रूह कांप जाती है। 13 अप्रैल 1919 को यह दुखद घटना घटी जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था। अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस दर्दनाक दुख से भरे हुए दिन को भारत की इतिहास की काली घटना के रूप में भी याद किया जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार में करीब 1000 लोग मारे गए थे और 1000 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। भारतीयों की कत्लेआम की जगह भले ही आज यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने की जगह बनी हुई है, लेकिन ये हमें याद दिलाती है कि आजादी के लिए हमने क्या क्या मूल्य चुकाए हैं और कितने ही देशभक्तों ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर कहा कि जलियांवाला बाग नरसंहार के सभी वीर शहीदों को देश भर के मेरे परिवारजनों की ओर से कोटि कोटि नमन। अमानवीयता की सारी हदें पार कर देती वो मासूम बालक बालिकाएं, वो बहनें, वो भाई जिनके सपने आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों में अंकित गोलियों के निशाने में। जलियांवाला बाग वो स्थान है जिसने सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिवीरों को हिंदुस्तान की आजादी के लिए मर मिटने का हौसला दिया। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कई बार जलियांवाला बाग की इस पवित्र धरती पर आने का, यहाँ की पवित्र मिट्टी को माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। जलियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी को मेरा अनेक अनेक प्रणाम। इस साल मार्च में खुदरा महंगाई दर 4.85% के साथ 9 महीने के निचले स्तर तक पहुंच गई है। पिछले कुछ महीनों में खुदरा महंगाई में लगातार नरमी का रुख है। इससे पहले फरवरी महीने में खुदरा महंगाई दर 5.09% थी। आरबीआई ने अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष 2024-25 में खुदरा महंगाई दर 5% से नीचे रहने का अनुमान लगाया है। आने वाले महीनों में खुदरा महंगाई दर और भी कम हो सकती है। साथ ही मार्च में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.52% रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि नवरात्रि में माता के भक्त आज के दिन देवी दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं। नवचेतना की प्रदायिनी देवी स्कंद माता से प्रार्थना है कि वे देश के सभी मेरे परिवारजनों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखरा सिंहारूढा चतुर्भुजा स्कन्दमाता यशस्विनी शिवा प्रभा समुज्ज्वला स्फुरत् शुभाङ्गशेखरा ललाटरत्नभास्कर
जगत प्रदीप्त। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।